अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री 10th का लेक्चर जो हमने स्टार्ट करना है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका देखा था। आज हमने देखना है कि उसके यूनिट क्या हैं। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो बेसिकली कल वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली है क्या? केसी कहा जाता है इसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल है? सबसे पहले तो ये एक रेशो है, ठीक है। रेशो कहते हैं डिवीजन को। रेशो है किसके दरमियान में? रेशो है रिएक्टेंट। आपको पता है ऊपर हमेशा प्रोडक्ट आते हैं और नीचे हमेशा क्या आता है? रिएक्टेंट, ठीक है। ये एक रेशो है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, आपको पता है प्रोडक्ट्स के लिए हम साथ एस भी लिखते हैं, और नीचे आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, और अगर उनके साथ कोई भी कोफिशिएंट है तो वो पावर में चली जाएगी, यानी रेज टू पावर इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है। ये भी ऐसे ही होगा, अगर रिएक्टेंट्स के साथ कोई भी कोफिशिएंट होगा तो वो उसकी पावर में चला जाएगा, तो रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। इसको मैं अगर आपको बताऊं तो मैं आप एक एग्जांपल के ज़रिए मैं आपको बता देता हूं। कल हमने एक एग्जांपल ली थी 3H2 N2 + 3H2 और हमारे पास आया था 2NH3। अब अगर हम केसी की बात करें तो केसी इसका कैसे लिखेंगे? हम केसी ऐसे लिखेंगे कि ऊपर प्रोडक्ट आएंगे, नीचे रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट जब ऊपर आएगा तो उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में जाएगा। तो देखें NH3 के साथ 2 कोफिशिएंट था, ये इसकी पावर में आ गया। तो ये देखें प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे और उनके साथ जो भी कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट का भी अब रेशो है तो डिवीजन होगी। अब इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, तो यहाँ पर भी पावर में 1 होगा। और इसका हाइड्रोजन का कितना होगा? यहाँ पर 3। तो ये हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लिया। तो हम अब आपको पता चल गया होगा इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इट इज़ द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स कोफिशिएंट, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। आगे हमने करने हैं यूनिट्स। तो अगर हमने ये इक्वेशन लिखी है, जब भी हमने यूनिट्स निकालने हैं सबसे पहले हमने इक्वेशन के मुताबिक उसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है। अब केसी एक्सप्रेशन लिख दिया है तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स आपको शो हो रही हैं, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक्टिव मास को शो कर रही हैं, और एक्टिव मास के लिए हम मोलर कंसंट्रेशन भी यूज़ करते हैं। बट ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, इसे क्या कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन। और एक बात आपने और याद रखनी है कि मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो हमेशा मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब इस
तमाम पूरी इक्वेशन के अंदर हमने जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स है उसके अंदर हमने क्या लगा देना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पावर सेम रहेंगी, पावर चेंज नहीं होगी। तो देखें Kc इज इक्वल टू NH3 की जगह पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा दें, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर, नीचे N2 की जगह पे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा दें और H2 की जगह पे भी लगा दें मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसकी पावर हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि ये देखें H के ऊपर क्या है, यहाँ 3 पावर है तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगी। अब अगर हम देखें ऊपर हमारे पास 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और नीचे 4 हैं, तो ये 2 जो हैं इन 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ नीचे कितने बच जाएंगे, 2 रह जाएंगे। तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 इस पर भी अलहदा हो जाएगा और इस पे भी अलहदा होगा। जब इसके साथ अलहदा होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 1 ओवर मोल dm, मोल स्क्वायर आ जाएगा और dm माइनस 3 2 6 मोल डेसीमीटर 6। अब यूनिट हमेशा आपके ऊपर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नीचे डिवीजन में नहीं होना चाहिए। तो इसको जब आप ऊपर लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मोल -2 और dm 6। तो ये आपके पास Kc का यूनिट आ गया। ठीक है, और एक बात आपने और याद रखनी है कि हर इक्वेशन के लिए Kc का यूनिट चेंज होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा और उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब हमारी दूसरी जो एग्जांपल है वो भी ज़रा समझने वाली है, गौर कीजिएगा। अच्छा, अब एक बात आपने और देखनी है कि जब भी आपने कोई इक्वेशन लिखी हुई देखी है तो आपने उसके मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देख लेने हैं। अगर वो सेम होंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, आयोडीन के कितना मोल है, 1 मोल। तो दोनों को प्लस करें कितने होंगे, 2 मोल। 2 मोल रिएक्टेंट आपने लिए तो प्रोडक्ट कितने मोल बने हैं, 2 मोल। तो इसके यूनिट नहीं होंगे, नो यूनिट्स होंगे। इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको कैसी एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है, अगर उसके साथ कोई कोफिशिएंट है वो पावर में आएगा, और नीचे आएंगे रिएक्टेंट्स, और उसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो भी क्या आ जाएगा, पावर में। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि इक्वेशन में प्लस है लेकिन यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हर जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, यूनिट लगा सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन का। तो वो कितना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर भी क्या आएगा, मोल डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर भी क्या आएगा, मोल पर डेसीमीटर। अच्छा जी, अब ऊपर देखें, ऊपर कितने मोल पर डेसीमीटर क्यूब हैं, 2। नीचे कितने हैं, 2। तो ये सारे आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो Kc है वो क्या आ जाएगा, उसका नो यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अगर हम पिछली एग्जाम्पल पे देखें तो यहाँ देखें 1 मोल नाइट्रोजन थी, 3 मोल हाइड्रोजन थे, तो 4 मोल रिएक्टेंट थे, लेकिन प्रोडक्ट कितने मोल थे, 2 मोल। तो यहाँ पर हम इसके नो यूनिट नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं है। आगे मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं इनकी। अगली एग्जांपल है 2NO2 KF/KR और यहाँ आ जाएगा N2O4। सबसे पहले तो देख लें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उनके मोल्स इक्वल हैं या नहीं। यहाँ पर 2 मोल्स रिएक्टेंट हैं और यहाँ कितने हैं, 1 मोल, यानी ये इक्वल नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो आप इसका पहले एक्सप्रेशन लिख लें। कैसी एक्सप्रेशन, ये ऊपर आएगा, प्रोडक्ट है,
जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, हमेशा ऊपर आएगा। उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो पावर में कुछ भी नहीं है। नीचे रिएक्टेंट जो है वो NO2 है, उसके साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो वो पावर में आएगा। अब हमने हर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, अच्छा अब नीचे 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, ऊपर 1 है, तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। कितने बच गए? 1 ही रह गया। तो क्या बचेगा, Kc इज इक्वल टू 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो मोल -1 हो जाएगा और dm 3 हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। PCl3 प्लस Cl2 KF KR, तो ये क्या बन जाएगा, PCl5। ठीक है, अब इसका सबसे पहले Kc एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। तो Kc एक्सप्रेशन फिर रिपीट करता हूँ। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आएंगे, अगर उनके साथ कोई कोफिशिएंट है तो वो पावर में जाएगा। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो पावर में कुछ भी नहीं आ रहा। रिएक्टेंट लिखेंगे नीचे, उनके दरमियान में प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है, सम नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हर ब्रैकेट में मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन है। तो ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। अब ये एक से कैंसिल, नीचे 1 ही रह गया आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, मोल dm-3। ये जब ऊपर जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे, मोल -1 dm3। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हमारे पास है। इसमें क्या हमारे पास आएगा, 2SO2 प्लस O2 KF ओवर KR। तो ये हमारे पास 2SO3 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास अगली जो एक इक्वेशन है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। तो इसका भी पहले Kc एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो कैसे लिखना है इसका Kc एक्सप्रेशन, तो Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हमेशा आएगा ऊपर, और अगर प्रोडक्ट के साथ कोई भी कोफिशिएंट है तो वो पावर में आ गया। इसी तरीके से नीचे है हमारे पास SO2, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो भी आएगा पावर में, और यहाँ पर नीचे O2 आ गया। O2 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था तो पावर में कुछ भी नहीं आएगा। जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 होता है, मैथ का रूल। अच्छा जी, मोलर कंसंट्रेशन में क्या आएगा, यूनिट आ जाएगा उसका, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ आएगा स्क्वायर, और नीचे भी आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसका स्क्वायर, और दूसरा दोबारा से क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये और ये कैंसिल, हमारे पास Kc का यूनिट क्या आ जाएगा, 1 ओवर मोल dm-3। तो ये ऊपर जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, मोल -1 और dm क्या हो जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे इक्वेशंस हैं जिनको आप पहले Kc एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं और फिर उनके यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो बेहतर यही है, जब आपको पेपर में ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आप सिर्फ मोल्स कैलकुलेट कर लें। अगर तो इक्वल हो तो 9 यूनिट, अगर इक्वल नहीं है तो फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर में बेटा कोई भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का भी मसला है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।